हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट और कुछ रिलेटिव जो टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस बनाए हैं। तो इससे पहले के 2 पार्ट आप देख लेना और ये थर्ड पार्ट है। और इस थर्ड पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले 4 सालों में हर बार ही क्वेश्चन आया ऑलमोस्ट। तो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर या तो 5 मार्क का आएगा या नहीं तो डायरेक्ट 10 मार्क का भी आ सकता है। तो काफ़ी स्कोरिंग और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझाती हूँ, चलो करते हैं इसको। सो फूड ये क्योंकि जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी। तो यानी कि जो फूड से रिलेटेड जितने भी माइक्रोब्स होंगे या फूड के अंदर कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं या किस किस तरीके से हम फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो जो फूड्स होते हैं ना उसमें लेट से आपने देखा होगा जो खाना होता है अगर उसको एक लंबे टाइम के लिए आप छोड़ दो तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। आइदर इट कैन बी बैक्टीरिया और सम पैथोजन, ठीक है। तो दे आर टर्म्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें ये बताना कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। एंड ये फूड के एस्पेक्ट में है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, राइट। तो जैसे कि ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, डाइट के थ्रू। इसी तरीके से जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ही है, तो उनके लिए भी ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। जो कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं उन्हीं से माइक्रोब्स भी अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रिशन के पर्पज से बात करें तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। याद है आपने कभी बहुत पहले पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो यानी कि सेल्फ एंड हेट्रो यानी कि डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो अपना फूड है वो इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस से खुद बनाते हैं। लाइट से कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स या NaCl है। तो जहाँ पर भी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे। और जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो फूड जो हमारा प्रोड्यूस्ड कुक्ड फूड होता है या प्रिपेयर्ड फूड होता है उसी के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से अपना फूड क्रिएट करते हैं, अपना फूड डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ न्यूट्रिशन। देन सेकंड पॉइंटर जो इंश्योर करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को या अफेक्ट करता है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के में भी 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड एनारोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया तो हर जगह होते हैं। और एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्हें क्या जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इन्हें फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, इन्हें फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ के लिए, इसीलिए इन्हें स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एनारोब्स भी बोला जाता है। एंड एक और टाइप होता है दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो कि या तो ऑक्सीजन होगी तभी भी सर्वाइव करेंगे, तब वो ऑब्लिगेट एरोबिक्स की तरह बिहेव करेंगे। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये एनारोबिक की तरह बिहेव करेंगे और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी अपना फूड बनाएंगे और अपना ग्रोथ करेंगे मोस्टली, ठीक है। देन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर खैर चलो देख ही लेते हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजन एरोबिक का एग्जांपल है मोल्ड्स और एनारोबिक का एग्जांपल है यीस्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से होता क्या है बेसिकली, जो फूड होता है ना उसमें क्या होता है कि रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फूड इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो फूड है वो या ऑक्सीडाइजिंग होगा नेचर में या रिड्यूसिंग होगा। और वो कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है लूज करता है उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ये होता है। तो इस ऑक्सीजन और रिडक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से क्या होता है, एक OR पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो OR पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है कि अगर हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा तो क्या होगा कि जो एरोब्स है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। बेसिकली ऐसे समझो ना कि एरोब्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये अच्छे से ग्रो करेंगे, और जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं ये सही से ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है जब OR पोटेंशियल लो होगा, यानी कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होगा। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से जो एनारोबिक है उनका ग्रोथ तो सही होगा, और फैकल्टेटिव का भी ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन एरोबिक्स का या एरोब्स जो बैक्टीरिया उनका ग्रोथ सही से नहीं होगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि हर हर बैक्टीरिया के लिए या फिर हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखो कि थर्मोफाइल्स जो है वो 45 से 65 डिग्री यानी कि हाई टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो करते हैं। देन मीजोफाइल्स जो है वो 30 to 40, ये भी थोड़ा सा स्लाइटली हाई है, बट खैर डेलियंस के लिए ये कुछ हाई नहीं है। देन लास्ट है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो काफ़ी कम इन्वायरमेंट में 10 to 20 में तो अच्छे से ग्रो करते ही हैं, ये इनका ऑप्टिमम रेंज होता है। इवन अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम भी हो टेम्परेचर तो भी ये अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रॉ मिल्क देखो, रॉ मिल्क अगर कोल्ड टेम्परेचर पे रखा है तो उसमें स्यूडोमोनास का ग्रोथ होगा, अगर वो रूम टेम्परेचर पे रखा है तो उसमें एल्कलीजेंस होते हैं उनका ग्रोथ होगा, और अगर वो हॉट टेम्परेचर में रखा है तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया उनका ग्रोथ होगा। और अगर टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, तभी लैक्टोबैसिलस थर्मोफाइलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क में ग्रो करेगा। एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया, लेट्स से कि सिर्फ इतना ही आ गया कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप ये बताने के बाद अगर एक एग्जाम्पल पोज कर दोगे ना तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे तो मत याद करना ये एग्जाम्पल्स, मूव अहेड विद, बस ये थोड़ा सा बेसिक याद रखना कि थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड साइक्रोफाइल्स, ठीक है। ऐसे याद करना, थर्मोफाइल्स ज़्यादा टेम्परेचर, मीजोफाइल्स थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, और जो साइक्रोफाइल्स हैं वो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, सिंपल। एंड जितना भी ये वीडियो में टॉपिक देख रहे हो ना उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और दूसरी बात कि बार बार रिपीट करना, जितना प्रैक्टिस करोगे रिपीट करोगे ना उतना ज़्यादा याद रहेगा और एग्जाम में अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल ही था। फोर्थ जो फैक्टर है वो है मॉइस्चर रिक्वायरमेंट। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वाटर एक्टिविटी जितनी होगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी होगी, सिंपल। तो देखो मॉइस्चर या फिर वाटर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो 80 और 90% जो टोटल माइक्रोब्स होते हैं ना उन्हें वाटर चाहिए होता है। उनका जो जैसे जो बैक्टीरिया होता है ना उसका जो सेल होता है ना उसमें इवन 90% वो वाटर से ही मिलके बना होता है, इसीलिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर वाटर कम होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाकर लिखना एग्जाम में, ठीक है। अगर और ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ H2O यानी कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफरेंट होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अगर हाई टेम्परेचर में ग्रो कर रही हैं तो उन्हें कम वाटर चाहिए, पर कुछ जो मॉडरेट वाली है उन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए, तो इसको ऐसे बना के लिखना। देन ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है ना उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए होता है कि ERH का मतलब है अमाउंट ऑफ फ्री वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट बोथ ऑन सरफेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट है उसके सरफेस पे या फिर उसके अंदर कितना वाटर का कंटेंट है, वेपर की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो होता है उसका ERH का फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो
और इसी ERH से डिसाइड होती है वाटर एक्टिविटी। ठीक है, अब जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी है तो उसमें भी 60 to 65% वाटर है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो वाटर वाला फैक्टर या मॉइस्चर वाला फैक्टर, ये बैक्टीरिया की ओवरऑल शेल्फ लाइफ और फूड स्पॉयलेज को भी अफेक्ट करता है। और बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंजाइम और केमिकल रिएक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो सूखे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जल्दी स्पॉइल नहीं होते, पर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया जल्दी लग जाते हैं। नंबर 5 है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें बस इतना याद रखना कि जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर में, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो बैक्टीरिया है उसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जो वाटर है वो बैक्टीरिया की बॉडी से निकल के जो फूड इंग्रेडिएंट है उसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सिरप्स होते हैं। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियल सेल है वो ब्रस्ट कर जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो फूड से बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे कि सूप्स हैं, स्मूदीज़ हैं, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया का एक टाइम के बाद, तो एक टाइम मतलब पहले तो वो ग्रो करेगा, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया की बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर भर जाएगा कि वो खुद, उसका जो सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, फट जाएगा वो। देन नंबर 6 इज़ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, दैट इज़ पीएच। ठीक है, पीएच आपको पता है 0 to 7 होगा पीएच तो एसिडिक होता है, 7 हुआ तो न्यूट्रल होता है, 7 to 14 हुआ तो बेसिक है अल्कलाइन। ठीक है, तो यूजुअली जितने बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें न्यूट्रल कंडीशन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, पर कुछ जो है वो एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो यीस्ट होते हैं और मोल्ड होते हैं वो ज़्यादा एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं, ज़्यादा एसिड टॉलरेंस होता है उनका एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, देन 7th और ये लास्ट है, इट इज़ कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसे नॉर्मली तो जो विजिबल लाइट होती है ना, उसमें जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो भी अच्छे से डेवलप करते हैं, और नॉर्मली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो विजिबल लाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर यूवी लाइट होती है तो वो उनके लिए डेंजरस होती है, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है ना वो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको डीनेचर कर देता है। डीनेचर समझो कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। इतना ज़्यादा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर उसका डीएनए ही डीनेचर हो गया तो वो सेल डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है उसमें यूवी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बार हम रिकैप देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, या फिर क्या था ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड में कैसे ग्रो करेंगे, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, और उसमें भी दो दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। ऑटोट्रोपिक जो है वो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होगा फूड में उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा, और हेट्रोटॉपिक जो है वो डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है उसी से अपना फूड लेगा। दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अगर जो एरोबिक है वो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले कंडीशन में ग्रो करेंगे, और जो एनारोबिक है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्रो कर जाएंगे। जिस फूड प्रोडक्ट में लेट्स से कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम भी है तो भी उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया। इसमें 3 क्लासेस होते हैं, थर्मोफाइल जो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, मीजोफाइल जो मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, देन साइक्रोफाइल जो काफ़ी लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बताया था रॉ मिल्क में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज। उसके बाद मॉइस्चर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो डिपेंड करेगा कि जो बैक्टीरिया है वो किस टाइप के फूड में है। अगर फूड में वाटर कम है तो बैक्टीरिया की बॉडी से वाटर बाहर जाएगा, और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। एक सेकेंड, ये मैंने बताया था ना भाई, जितना ज़्यादा जो बैक्टीरिया है उनका 90% वाटर ही होता है, तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उनकी उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। देन ऑस्मोटिक प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सेल श्रिंक हो जाएगा बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो वाटर है वो मूव आउट कर जाएगा बैक्टीरिया से
फूड की तरफ, तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। दूसरा रिवर्स कंडीशन, उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगा और जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगा। देन पीएच, पीएच डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया या किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो अच्छे से ग्रो करेगा। देन लास्ट है लाइट, लाइट में, विजिबल लाइट में सारे जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, और अगर यूवी में उनको रख दिया जाए तो वो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है और उनका डीएनए डीनेचर होने की वजह से वो सब मर जाते हैं। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।